दोस्तों सादर बंदे शंकर जोशी का सभी दोस्तों को नमन। क्योंकि आज ये जो वीडियो है शायद हो सकता है इसमें कई लोगों की इमोशंस को चोट पहुंचे, भावनाओं को चोट पहुंचे, परंतु ये कहना पड़ेगा आज। इसमें हो सकता है कि इतिहास के मैं कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ूं, और जब मुर्दे उखड़ते हैं, जब वापस कब्र से बाहर निकलते तो अक्सर काफी शोर मचाते हैं, मुर्दे भी शोर मचाते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इस बात को लेकर है कि कोई कौम यदि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना जब छोड़ देती है तो उसके साथ वही स्थिति होती है जो आज इस देश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब आप सोचोगे कि 100 करोड़ के इस देश में, हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी इस देश में, आखिर ऐसा हो क्या रहा है? एक्चुअल में जो आज हो रहा है उसकी शुरुआत सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी। बहुत पहले से पहले यदि हम जाएं, हमने पिछले 1000 साल में मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी को हमने बर्दाश्त किया, 1000 साल। और आप ये देखिए कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया 2% के लोग थे, जंगली लोग थे, बर्बर जातियां थी, सिर्फ आक्रमणकारी जातियां थी, और वो एक कबीले से आए हुए लोग थे। आप देख लीजिए जितने भी मुगल आक्रमणकारी आए उनके देश में उनकी औकात क्या थी। आज उन देशों की हालत देख लीजिए। अब जैसे ये कहा जाता है कि वो कला संस्कृति ये वो सब लेके आए, आप उन देशों के हाल देख लीजिए। वहां पर एक भी कोई ऐसा स्मारक बता दीजिए, एक भी कोई ऐसी शिल्प कला बता दीजिए, ऐसी कला बता दीजिए जिनके ऊपर वो नाच कर सके। और भारत में चारों तरफ इस विरासत का जो वैभव बिखरा पड़ा है, आप उसे ध्यान से देखिए। यदि ये सब उन्होंने किया होता तो अपने देश में कुछ तो करते, पर वहां वो कभी कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ तलवार के बल पे उन्हें राज करने आया, उन्होंने राज किया, और उन्होंने हम पे राज नहीं किया। ये हम लोग थे, हम जाहिल लोग थे, हमने उन्हें पूरा का पूरा मौका दिया। सिकंदर जैसा व्यक्ति इस देश में आकर लौट जाता है, एक राजा से टकरा कर। एक राजा बड़ी वीरता से लड़ता है और उसे हरा देता है, और वो यहाँ से लौट जाता है। परंतु ये बर्बर जाति आती है और 700 साल तक हम मुगलों के गुलाम रहते हैं। फिर आते हैं अंग्रेज, मुट्ठी भर चुनिंदा अंग्रेज, उंगलियों पे गिने जा सकते थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापारी बन के आए और इस देश के ऊपर 200 सालों तक उन्होंने राज कर लिया। गलती तब भी हमारी थी। अंग्रेजों को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने एक ही मूल मंत्र पे उन्होंने काम किया, फूट डालो राज करो। क्योंकि हम गलत को बर्दाश्त करते रहे, गलत के साथ हम, गलत के खिलाफ हम खड़े नहीं हो पाए और अपनी अपनी रोटियां सेकने लगे। रोटियां उस समय भी अपनी अपनी सेकी जा रही थी, और आज के हालात ये कि आज भी हम वही कर रहे हैं। 700 साल पहले क्या हुआ था और आज क्या, उस पर कोई खास फर्क नहीं आया है। इसे कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। हमने नैतिक साहस, गलत को गलत कहना ही खो दिया हमने। सुभाष चंद्र बोस जब सही थे, जब गांधी गलत थे, तो गांधी के गलत होने के बावजूद भी कांग्रेसी वहां के आम लोग थे, वो जब बापू की आभा मंडल के आवरण में जब खड़े हो गए और सही व्यक्ति को भी जब अपने कदम पीछने लगा तो गलत वो था। सीधी बात कह रहा हूं, जब देश आजाद हुआ और सच्चे मन से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू किसी भी रूप से वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा ताकतवर नेता नहीं थे, ज्यादा नैतिक रूप से मजबूत नेता नहीं थे, परंतु बनना चाहिए था वल्लभ भाई पटेल को, और उसकी जगह जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। और तब भी उस जो गलती हो रही थी इतिहास के सबसे उस प्रथम दरवाजे पर, उस समय जो लोग थे उन्होंने गलत को गलत नहीं कहा और सही को सही नहीं कहा। इसलिए देश को वल्लभ भाई जैसे व्यक्ति से उनसे हमें दूर होना पड़ा, जो पहले प्रधानमंत्री हमारे बन सकते थे। देश में 562 रियासतें थी, सभी की सभी का विलय हुआ भारत में, सिर्फ एक को छोड़कर, और एक हिस्से में छोड़ी थी जवाहरलाल नेहरू के हिस्से में। और वो कश्मीर मुद्दा आज भी पिछले 70 सालों से हमें खाया जा रहा है, क्योंकि उस रियासत के विलय का चार्ज जब जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, उन्होंने उससे हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और उनकी उस गलती के बावजूद भी हम खामोश रह गए, और उसका नतीजा ये देखना मिला कि इस पिछले सालों में 2 से 2.5 लाख हमारे लोग जो मारे गए हैं, सैनिक मारे गए, उसकी वजह कश्मीर मुद्दा था। इस देश में जितने भी आतंकवादी बम विस्फोट हुए, उसके पीछे आतंकवाद जो पनपा, उसके पीछे वो कश्मीर हिस्सा था। तब भी हम चुप रहे, गलत को हम गलत नहीं कह पाए। 1992 में
जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था, 2 से 2.5 से 3 लाख कश्मीरी पंडित जब वहां से भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, और यहाँ का हिंदू जब सोया हुआ था, उनके साथ जो गलती हो रही थी, उस गलती को हम अपने आखिर खुली आंखों से उसे देख नहीं पाए और हमारी खामोशी में मार गई। और वो जो कश्मीरी पंडित थे, देश के अलग अलग हिस्सों में नारकी जीवन जीने लगे। हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस में रहने वाले वो कश्मीरी पंडित, वो पूरी की पूरी कौम 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर हो गई। और जो अपने जन्नत में रह रहे थे, स्वर्ग में रह रहे थे, उन्हें दर दर भटकना पड़ा, सिर्फ ये कि हम चुप रहे। ये हमारी कायरता थी। हम कहां से कहां गिनाएंगे। देश में पहला गृह मंत्री बना, पहली बार जब कोई मुस्लिम गृह मंत्री बना, और उस मुस्लिम गृह मंत्री के बनते ही उसकी बेटी गायब हो जाती है, गुलाम नबी आजाद के रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। और धीरे धीरे इन रिश्तेदारों के गायब होने के सिलसिले के बाद उनके एवज में जो 50 आतंकवादी, जो क्रूर आतंकवादी छोड़े जाते हैं, जिन्होंने बाद में जाके आतंकवाद की नई कहानी पूरी लिख डाली, जो हिंसक वारदातें हुई, उस समय भी इस देश की जनता ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। आज भी ये पता नहीं कि गृह मंत्री की बेटी कैसे गायब हुई, कैसे वापस आई, इसके बारे में आज भी फैक्ट टू फैक्ट कोई भी नहीं जानता है। ये हमारी गलती थी, क्योंकि हम तब भी गलत के साथ खड़े थे और जो सही था उसके लिए, उसके पक्ष में खड़े होकर हम आवाज नहीं उठा पाए। आप मुझे बताइए, इस देश में कौन नहीं चाहता है कि 370 हटे? क्या गलती की? मुझे ये बताओ। देश का संविधान जब बन रहा था, देश संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट लाइनों में लिखा हुआ है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। समान अधिकार, हर व्यक्ति देश के संविधान की नजर में एक जैसा है। फिर मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक शब्द कहां से आया? जो इसे लाया वो गलत था या नहीं था? वो गलत था, पर हम चुप रह गए। एक कांग्रेस एक अमेंडमेंट लाई थी, अध्यादेश लाई थी, और उसके अंदर अल्पसंख्यक आयोग की उन्होंने स्थापना कर दी। मुझे ये पता है कि हम सब जानते हैं कि संविधान की नजर में हम सब एक है, हम एक जैसे दिखते हैं, 2 आंखें, 2 कान, हाथ पैर सब वैसे हमारी भाषा वगैरह सब। तो ये फिर अल्पसंख्यक कहां से आ गया? हम वो ऐसा कर पाए क्योंकि उन्हें पता था कि जो करने वाले थे उन्हें भी पता था कि गलत है, और अल्पसंख्यक जिसको ठहराया जा रहा था उन्हें भी पता था कि ये गलत है, पर उनको ये भी पता था कि कितना भी गलत करो यहाँ का बहुसंख्यक गलत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, सिर्फ खामोशी से बैठकर इस देश की बर्बादी का तमाशा देखता रहेगा। और हमने वही किया उस समय। यदि उठ खड़े होते हैं, साहबानो प्रकरण का आपने सुना होगा, 3 तलाक के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और बिल्कुल सही फैसला था, सुप्रीम कोर्ट न्याय की तराजू पे उसने साहबानो प्रकरण को तोला था। और उसके बाद क्या हुआ? वापस एक सरकार है, अध्यादेश लाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है, और पूरा भारत, बहुसंख्यक भारत चुपचाप बैठा रहता है। अब मुझे ये 2-3 चीजें बताओ। 370 के खिलाफ आवाज उठती है, इस आवाज उठाने वालों में से यदि मुसलमान यदि आवाज उठाए तो थोड़ी बहुत बात समझ में भी आती है। पर मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस की प्रमुख से विपक्ष पार्टी, यहाँ के जो हिंदू हैं, अब उनको हिंदू कहने में भी शर्म आती है, वो 370 के खिलाफ आवाज उठा रहे। पता नहीं कश्मीर में उन मुसलमानों को अलग देश देने के उनके मन में कौन सा विचार आ रहा है? आप बताइए, 370 यदि कदम यदि सही है तो आप सही के साथ खड़े हो, तो आप फिर जिस देश को हटाए उसके साथ खड़े होने का नैतिक साहस क्यों नहीं दिखा पाते हो? आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी जाति अलग हो सकती है, परंतु वो फैसला यदि सही है तो फैसले के साथ आप खड़े रहने का नैतिक साहस क्यों नहीं उठा सकते हो? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर का फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट के बाद आया, और उस राम मंदिर के फैसले के बाद भी वहां पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस फैसले के साथ यदि 100 करोड़ हिंदुस्तानी है या नहीं है, पहले ये बताइए। यदि है तो फिर उसी में से विरोध की आवाज कैसे उठ सकती है? अर्थात कि उन्हें पता है कि ये सही है, फिर भी सिर्फ सही के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और गलत का साथ देंगे, और जो हम बर्बाद हुए पिछले 1000 साल से उसका नमूना ये और बता रहे हैं। अब बताइए कि बुरहान वानी जब मारा गया था, वो सही था? अब वो सही था तो उसके जनाजे में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती, क्या वो गलत नहीं था?
यदि वो गलत था तो गलत को गलत कहने का नैतिक साहस मुसलमानों में कहा गया है। जो वो यदि मानते हैं कि वो इस देश के वो नागरिक हैं, इस देश राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, देश की संप्रभुता के बारे में सोचते हैं, तो आखिर क्यों उनमें से कोई आवाज नहीं उठी कि उनके इस फैसले का विरोध किया जाए। पर एक भी आवाज कहीं से नहीं उठी उन फैसले का विरोध किया जाए, अर्थात कि वो गलत के साथ में भी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हम लोग सही होने के बावजूद भी अलग अलग रास्तों पर हिंदू भटक रहा है। ये कुल मिला के ये कि हमने अपनी बर्बादी का तमाशा अतीत में भी देखा था, हम अपनी बर्बादी का तमाशा हम अभी भी देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक शानदार उदाहरण बताऊं। अभी मामला चल रहा है लव जिहाद का। आए दिन आप अखबारों में पढ़ती हो, और जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो विरोध करते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या उन्हें ये नहीं दिखता है कि अपनी धर्म छिपाकर किसी से शादी करना, फिर उसे जबरदस्ती, उसे फिर किसी न किसी रूप से उसे प्रताड़ित करना, उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना, और यदि वो कट्टर हिंदू है, वो लड़की, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करें तो जमीन कुछ फीट खड्डा खोदकर उस लड़की को उसके अंदर जिंदा गाड़ दिया जाता है। क्या वो गलत नहीं है? तो फिर लव जिहाद के ऊपर यदि कोई योगी कानून बनाए, कोई खट्टर कानून बनाए, तो कहाँ गलत है? पर आप उसके साथ खड़े रहने की बजाय, आपको पता है कि कानून सही बन रहा है, फिर भी आप उसके साथ खड़े नहीं रह के आप गलत के साथ खड़े रहोगे, क्योंकि आपको वोटों की राजनीति सीखनी है, आपको वोट साधने हैं, आपको जीतना है। अरे जीत हार सब राजनीति का अपना हिस्सा होता है, पर कोई व्यक्ति यदि सही फैसले ले रहा है तो उस फैसले के साथ खड़े हो जाइए, ताकि वो और कठोर फैसले लेने की। अब हम सब कहते थे कि 370 नहीं हट सकती है, हम कहते थे कि 3 तलाक का मामला नहीं सिमट सकता है, 3 तलाक निपट गया, 370 हट गया, 35 है हट गया, और जबकि इन समस्याओं के बारे में राम मंदिर बन गया, जबकि इन समस्याओं के बारे में पिछले 70 सालों से एक नैरेटिव खड़ा किया गया था कि ये एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जिन्हें कोई हटाएगा तो देश में आग लग जाएगी। कोई माचिस की एक तीली नहीं जली और इस समस्याओं का निराकरण हो गया। कश्मीर आजादी की सांसें ले रहा है, और वहां पर देखिए आने वाले समय में कश्मीर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। अर्थात कि फैसला उठाने की हिम्मत जिस सरकार ने की है, या जिस किसी व्यक्ति ने भी की है, यदि वो सही है तो उसके पक्ष में खड़े होते हुए भी दिखने चाहिए। अब मुझे बताइए कि किसानों के बारे में जो बिल आया है संसद में, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? जो पढ़े लिखे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी कम से कम उस बिल की एक प्रति लाके पढ़ ले, तो शायद उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितने सही है, कितने गलत है। अब उसके लिए किसानों के द्वारा सड़कों को जाम किया जा रहा है। वो किसान जो धरती पुत्र है, जिन्हें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और यदि डीपली उस बिल को देखा जाए तो वो किसानों के फेवर में पूरी तरीके से, परंतु यहाँ पर अपनी राजनीति साधनी है, और उस चक्कर में उन किसानों को मोहरा बनाकर आज सड़कों पे उन्हें उतार दिया गया है। क्या ये गलत नहीं है? ये गलत है तो जो मानता है कि ये गलत है तो गलत का खिलाफत कौन करेगा, विरोध कौन करेगा? पर हम नहीं करेंगे। हम अपने अपने ऐसी कमरों में बैठकर, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पे देखेंगे, उन तमाशों को देखेंगे, बहस होते हुए देखेंगे, और फिर धीरे से एक जुमला उछाल देंगे कि भाई ये देश रहने के योग्य नहीं है। आमिर खान ने कहा था ये देश रहने के योग्य नहीं है, तो उन्हें पाकिस्तान रहने के योग्य लगता है क्या? चले जाए। बांग्लादेश रहने के योग्य, चले जाए। अब मैं एनआरसी की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं जिसके पास अपना कोई रजिस्टर नहीं, कहाँ कितने लोग हैं उसका ब्यौरा होना चाहिए ना। एनआरसी क्या है? अब प्रधानमंत्री संसद में, गृह मंत्री संसद में चीख के जब कह रहा है कि ये किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, ये हमारे वो अल्पसंख्यक लोग जो विदेशों में नारकी जीवन जी रहे हैं, यदि वो भारत आना चाहते हैं तो वो उनको यहाँ पर लाने का बिल है। अब मुझे एक सीधी सीधी बात बता दो, जो कथित हिंदू धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी वाले चिल्ला के चीख के कहते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, कितने % हिंदू आजादी के समय पाकिस्तान में थे और आज कितने हैं? 1% से भी कम। कहाँ गए सब? कहाँ गए? उन्हें धरती निगल गई, आसपा खा गया उन्हें? कहाँ गए वो? आज भी आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो कि पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के ऊपर जो दमन हो रहा है, क्या वो आप नहीं पढ़ते हो? आपको लगता है कि नहीं लगता है वो गलत है? अब यदि आपको लगता है वो गलत है, और वो व्यक्ति यदि भारत में आना चाहे और कोई भारत में ऐसा बिल है जो अपने लोगों को वहां से यहाँ पर लाए, तो इसमें क्या गलत है? पर आप इस सही का साथ आप दोगे नहीं। आपके पास एक तर्क होता है कि फिर इस पे मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया। मुझे ये बताइए कि मुसलमान यदि कहीं पर उनका दमन होता है, अल्पसंख्यक है, पिछले 52 देशों में मुसलमानों की आबादी प्रचुरता से बहुसंख्यक से है, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो 52 देशों में कहीं कहीं जा सकते हैं। पर हिंदुओं के लिए बता दीजिए, जब यदि उनके साथ कोई नारकी व्यवहार होता है तो कहीं पर भी आप बता दीजिए
कि एक भी देश ऐसा है जो उन्हें शरण दे सके। यदि हिंदुस्तान शरण देता है, मोदी शरण देता है, बीजेपी शरण देती है, यहाँ की राष्ट्रीय सरकार शरण देती है, तो क्या वो गलत है या सही है? यदि सही है तो सही के साथ खड़े होते हुए आप दिखने चाहिए, क्योंकि देखिए जब सही जो हो रहा है उसके साथ खड़े होने वाले लोग खामोशी से बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, तो जो गलत हरकत करने वाले लोग हैं वो अपनी आवाज मुखर करते रहेंगे। और यही हो रहा है, सही की आवाज खामोश है और जो गलत है, जो लोग कानूनी रूप से गलत है, वो टीवी पर आकर चीख के चिल्ला के एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक ऐसे कि जैसे कि मुसलमान भारत में प्रताड़ित हो रहा है। आप बता दीजिए, मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं? मुसलमान देश की राष्ट्रीय धारा से जुड़ नहीं पाता है तो उसमें क्या गलत है? जब जेएनयू में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और नारा लगाने वाले हमारे लोग होते हैं और उनके सपोर्ट में हमारे यहाँ की पार्टियां खड़ी हो जाती है, क्या वो गलत नहीं था? और जो इसको सही जो मान रहा है कि पूरे देश के ज्यादातर जो लोग इसे सही मान रहे, तो वो चुप क्यों हो गए, इतने खामोश क्यों हो गए, होते हुए देखते क्यों रह गए? हमारे देश में जो आतंकवादी जो हमला करता है, जो आतंकवादी हमला करवाता है, और यदि वो आतंकवादी उसको यदि फांसी पे लटका दिया जाता है तो इसका मतलब कि हमारा कानून अंधा था क्या? आतंकवादियों की रात की 2-2 बजे जेलें खुलवा दी जाती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का डरा हुआ हिंदू चुप है, बिल्कुल चुप है, वो बोलना जानता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज 700,000 साल की गुलामी के बाद उसकी आवाज बंद हो चुकी है। दोस्तों, आपसे बहुत ढेरों सवाल है। आज भी जो हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि अभी भी समस्या निपटी नहीं है। देश की सबसे बड़ी समस्या जैसे 370 हटार वैसे होगा। क्या जनसंख्या नियंत्रण का बिल नहीं लाना चाहिए? और आप और हम टैक्स भरते हैं, और हम टैक्स भरते हैं, हम कैसे किसी को अधिकार देते हैं? आप देखिए, आजादी के समय मुसलमान इस देश में कितने थे, और आजादी के इतने सालों के बाद लगभग पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भी भारत में हो चुके हैं। अर्थात कि टैक्स हम भरे, हम अपने जिसे कहते हैं कि अपने गुड़ पसीने की कमाई हम सरकार को टैक्स के रूप में जमा कराएं, और वो 4-4 शादियां करें, और वो 10-12 बच्चे पैदा करें, उनकी भरपाई हम करें। ये कहाँ का न्याय है? यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण लाने के पहले एक सुगबुगाहट है, विरोध विरोध विरोध। क्यों? चीन में जब हुआ तब वो धर्मनिरपेक्ष देश है, पर भारत में हो रहा है। भारत में ये है कि बस मुसलमानों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। क्यों? मुसलमान इस भारत का हिस्सा नहीं है। यदि वो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते तो उनके पास 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो दूसरे देश में चले जाए जिसे अपना हिस्सा मानते हैं, और उन्हें लगता है कि भारत उनका हिस्सा है, तो भारत में इस कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाए तो क्या तकलीफ है? शायद देश की विकास का इंजन जो रुका हुआ है उससे कुछ तो उसे फायदा मिलेगा, पर नहीं, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। अब समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा होना चाहिए ना, पर हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो फिर सिखों का क्यों नहीं है? हिंदुओं का क्यों नहीं है? ईसाइयों का क्यों नहीं है? सिर्फ मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जब कहते हैं, अपने जो मौनी बाबा जब कहते हैं कि देश के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है, तब देश की लोकतांत्रिक जो मूल्यों की धज्जियां तो उसी दिन उड़ गई थी। फिर भी वो जब कह रहे तो सही है, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदू हित की बात कर भी ले, यहाँ मैं हिंदू हित की बात कर नहीं रहा हूँ, देश की राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाए तो क्या गलत है? समान नागरिक संहिता यदि लागू हो जाए तो क्या गलत है? आरसीसी यदि इस देश में लागू हो जाए तो क्या गलत है? आप मुझे बताइए, इसमें कौन सी राजनीति आ रही है? क्या बड़े फैसले लेने का हक हमें नहीं है? आप सोच लीजिए। अर्थात कि मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इसके पहले कि बहुसंख्यक हथियार उठा लें, इसके पहले कि बहुसंख्यक रास्ते से भटक जाए, राष्ट्र हित की बात कीजिए। और मेरा ये मानना है कि 100 करोड़ हिंदुओं का ये मुल्क है, हम गलत के हमेशा खिलाफ खड़े हैं और हमेशा गलत का विरोध करते रहेंगे। जहां सही लगे, चाहे उस सही का फैसला कोई भी सरकार करे, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, ये वो जो कोई भी करे, पर यदि लगता है कि राष्ट्र हित में इनका ये कदम उठाया गया है और वो सही कदम है, तो उस कदम का हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सम्मान करना पड़ेगा। हम अपनी अपनी राजनीति थोपने के लिए सही को सही और गलत को गलत कहने की बजाय सही को गलत और गलत को जब सही और जायज ठहराने लगते हैं तो इस देश की समस्या और वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों, प्लीज अब चुप मत रहिए। बहुत हो चुका चुप रहना। आपकी खामोशी आपके मुर्दा होने की गवाही दे रही है।
और यदि आप जिंदा हो तो आजकल जिंदा होने के लिए भी आपको एक सबूत देने पड़ते हैं, तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। आपको जहां जहां लगे कि यदि गलत हो रहा है तो उसकी खिलाफत कीजिए, उसके खिलाफ बोलिए, विरोध बोलिए, ऊंची आवाज करके बोलिए। यदि आप खामोशी रहे हुए तो आपका जो सही भी है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में देश के सामने चुनौतियां और भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, और इस बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए कम से कम हमारे दिमाग में पार्टी वगैरह छोड़कर एक ही सवाल और एक ही जवाब रहना चाहिए कि राष्ट्र हित, जो इस राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ हम खड़े, कदम दर कदम उसकी परछाई बनकर खड़े हैं। और यदि फिर भी आपका जमीर कहता है और आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, तो इसे अमल में लाइए, क्योंकि अंततः चाहे सही के साथ खड़े रहो या गलत के साथ आप खड़े रहो, इस जमीर को आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और इस जमीर से डरिए, अपनी आत्मा से डरिए, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर जब भी कोई गुनहगार होता है तो उसे खुद को पता होता है कि वो गुनहगार है। तो जो आप खुद उस चीज के साक्षी हो, उससे डरिए। आपके भीतर एक रूह है, एक आत्मा है, जमीर है, उससे डरिए। गलत का विरोध कीजिए और सही का साथ दीजिए, और राष्ट्र हित के लिए उठे किसी भी कदम पर हम कदम के साथ कदम मिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।